Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll be taking a look at the indications, contraindications, position, and the important complications of the procedure of tonsillectomy. Now we know that tonsillectomy is the surgical procedure by which we remove the tonsils, the palatine tonsils. और इसकी indications क्या हैं, कब हम tonsillectomy करवाते हैं. एक बहुत widespread procedure है, बहुत commonly done procedure है. तो इसकी कुछ absolute indications हैं, कुछ relative indications हैं, कुछ इसकी indications as a part of another operation. ठीक है. Absolute indications क्या हैं, हम कब किन conditions में टॉन्सिलेक्टमी लाजमी करवानी ही पड़ती है. तो उसमें एक तो आ जाता है रिकरेंट इन्फेक्शंस के पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही हैं थ्रोट की, और हम रिकरेंट उसको तब कहेंगे जब उसकी 7 और मोर एपिसोड्स हैं एक साल में, 5 एपिसोड्स हैं एवरी इन कंसेक्टिव 2 ईयर्स, या 3 एपिसोड्स हैं इन कंसेक्टिव 3 ईयर्स. ठीक है, मतलब कि 3 साल में हर साल में 3 एपिसोड हो रही हैं, 2 साल में हर साल में 5 एपिसोड्स हो रही हैं, और 1 साल में 7 एपिसोड्स हो गई हैं. इसके अलावा अगर इतनी एपिसोड्स तो नहीं, लेकिन पेशेंट को इन 1 ईयर स्कूल या ऑफिस से 2 हफ्तों की छुट्टियां लेनी पड़ी हैं ड्यू टू दिस इलनेस, ड्यू टू टॉन्सिलाइटिस, तो भी हम उसकी ये कर देते हैं, इन्फेक्शन की वजह से लेनी पड़ी हैं छुट्टियां, तभी हम उसे टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं. देन हम कहते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, जो कि कॉम्प्लिकेशन है टॉन्सिलाइटिस की. अगर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस भी होगा डेवलप उस पेशेंट में, जिसको हम क्विंजी कहते हैं, तो भी हम टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं. ठीक है, और लेकिन बच्चों में हम 4 से 6 वीक्स का वेट करते हैं, उस पेरिटॉन्सिलर एब्सेस को रिलीव होने का वेट करते हैं, और आफ्टर दिस हैज़ बीन ट्रीटेड उसके 4 से 6 हफ्ते बाद हम टॉन्सिलेक्टमी का प्रोसीजर करते हैं. और अडल्ट्स में हम तब टॉन्सिलेक्टमी करते हैं जब पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का एक सेकंड अटैक आया उसमें. ठीक है, एक अटैक के बाद नहीं करते, पर बच्चों में हम एक अटैक के बाद ही कर देते हैं. अच्छा, थर्ड है कि टॉन्सिलाइटिस हो विद फिब्राइल सीजर्स. वी नो कि टॉन्सिलाइटिस के दौरान फीवर तो होता है, लेकिन अगर वो फिब्राइल सीजर्स भी कॉज करे तब हम टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं. फोर्थ इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द टॉन्सिल. वी नो कि जब टॉन्सिलाइटिस हुआ होता है, इनफैक्ट क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होता है, तब साइज ऑफ टॉन्सिल्स भी बढ़ जाता है. अब साइज ऑफ टॉन्सिल्स बढ़ के क्या कर सकते हैं, तो वो एयर ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, जिसको स्लीप एपनिया होगा, डिफिकल्टी इन डेग्लूटेशन या सॉल्विंग हो सकती है, और इंटरफेरेंस विद स्पीच. अगर इंटरफेरेंस है विद स्पीच में, डिफिकल्टी है डेग्लूटेशन में, या एयर ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल्स, तो वो भी एक इंडिकेशन है फॉर टॉन्सिलेक्टमी. देन है सस्पेशन ऑफ मैलिग्नेंसी. अगर यूनिलेटरली इनलार्ज टॉन्सिल है, इट कैन बी लिम्फोमा इन चिल्ड्रन, इट कैन बी एपिडर्मोइड कार्सिनोमा इन एडल्ट्स, तो ड्यू टू सस्पेशन ऑफ मैलिग्नेंसी भी हम टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं. तो ये 5 उसकी एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं कि हमने टॉन्सिलेक्टमी का प्रोसीजर करना ही करना है. ठीक है, 1 वाज रिकरेंट इन्फेक्शंस ऑफ द थ्रोट, जैसे हमने ये देखा कि 7 इन्फेक्शन इन 1 ईयर, 5 इन्फेक्शंस इन कंसेक्टिव 2 ईयर, 3 एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन इन कंसेक्टिव 3 ईयर्स, या 2 वीक्स ऑफ मिस्ड स्कूल और वर्क due to infection. ठीक है, second indication was peritonsillary abscess. Third indication was tonsillitis with febrile seizures. Fourth indication was hypertrophy of tonsils causing airway obstruction, difficulty in deglutition, interference with speech. Fifth absolute indication was the suspicion of malignancy. ठीक है. अच्छा, relative indications कौन सी है इसमें? एक तो है अगर पेशेंट डिफ्थीरिया कैरियर बन जाए एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स, कि उसके जो टॉन्सिल्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाए, एंड द टॉन्सिल्स एक्ट एज अ रिजर्वॉयर फॉर डिफ्थीरिया, और पेशेंट उसकी वजह से टॉन्सिल्स की वजह से डिफ्थीरिया कैरियर बन गया एंड ही इज अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक्स, तब हम टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं, बट दैट इज रिलेटिव, वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है. सेकेंडली, अगर पेशेंट बन गया स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर एंड ही मे बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स, तब भी हम टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं, और ये रिलेटिव इंडिकेशन है. थर्ड इज क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, जिसकी वजह से उसका पेशेंट को बैड टेस्ट की कंप्लेन है, हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ की कंप्लेन है, एंड ही इज अनरिस्पॉन्सिव टू मेडिकल ट्रीटमेंट, तब हम टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ती है, बट अगेन दैट इज रिलेटिव. ठीक है. फोर्थ इज रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस इन पेशेंट विद वेल्वुलर हार्ट डिजीज, कि उस पेशेंट को बार बार स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, और साथ में पेशेंट वेल्वुलर हार्ट डिजीज का भी पेशेंट है, तो उसमें तो फिर डेफिनेटली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, या हम जिसे कहते हैं वो कौन सा फीवर होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं कार्डियो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं. तो रिलेटिव इंडिकेशन में क्या क्या है कि अगर पेशेंट डिफ्थीरिया कैरियर बन जाए, पेशेंट स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर बन जाए, पेशेंट हेलिटोसिस की कंप्लेन करे या बैड टेस्ट की कंप्लेन करे, एंड ही इज अनरिस्पॉन्सिव टू मेडिकल ट्रीटमेंट. फोर्थ है रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस इन अ पेशेंट विद वेल्वुलर हार्ट डिजीज. अच्छा, हम किन दूसरे ऑपरेशंस के साथ टॉन्सिलेक्टमी कर सकते हैं, तो हम एक प्रोसीजर करते हैं पैलेटोफेरिंगोप्लास्टी फॉर स्लीप एपनिया, तो उसमें भी हम टॉन्सिल्स को भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि टॉन्सिल्स आर अनदर रीजन फॉर कॉजिंग स्लीप एपनिया, तो पैलेटोफेरिंगोप्लास्टी में भी हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं. सेकंड इज ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरेक्टमी. ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को इन द बेड ऑफ टॉन्सिल जब पड़ी होती है वहाँ पे उसको कट कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, तो उसके दौरान में टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं. तो ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरेक्टमी एंड पैलेटोफेरिंजियल पैलेटोफेरिंगोप्लास्टी. ठीक है. एंड थर्ड इज रिमूवल ऑफ स्टाइलर प्रोसेस. जिन सर्जरीज में हमने रिमूवल करना स्टाइलर प्रोसेस का, उसमें भी हम टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं. अब ये हमारे पास इंडिकेशंस हैं फॉर द प्रोसीजर ऑफ टॉन्सिलेक्टमी. ठीक है. अच्छा, देन हम कॉन्ट्राइंडिकेशन में देख लेते हैं कि किन पेशेंट्स में हमने टॉन्सिलेक्टमी का प्रोसीजर नहीं करना. बेशक इंडिकेशन है, स्टिल हम नहीं कर सकते. तो ये कि अगर हीमोग्लोबिन लेवल उनका लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन लेवल लो है
तो मतलब उनमें ब्लड की कमी है तो भी उनमें टॉन्सिलेक्टमी नहीं करते, ठीक है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर वो एक्यूट इन्फेक्शन अभी उनको एक्यूट इन्फेक्शन है उस दौरान हम टॉन्सिलेक्टमी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है। थर्ड इज चिल्ड्रन यंगर देन 3 years ऑफ एज, क्योंकि दे आर पुअर सर्जिकल रिस्क, मतलब उनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। फोर्थ इज ओवर्ट और सब म्यूकस क्लेफ्ट पैलेट, अगर पेशेंट में क्लेफ्ट पैलेट है तब भी हम नहीं करेंगे। फिफ्थ इज यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक वॉन विली ब्रांड डिजीज है, हीमोफीलिया है, पर्परा है, ल्यूकीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल डिजीज है। सिक्स्थ इज एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक ऑफ पोलियो, एपिडेमिक ऑफ पोलियो के दौरान भी हम नहीं करते टॉन्सिलेक्टमी प्रोसीजर क्योंकि उसमें इन्फेक्शन विद पोलियो के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेवंथ इज अच्छा, इसके अलावा अगर अनकंट्रोल कोई सिस्टमिक डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डिक डिजीज़ है, अस्थमा है, उसमें भी नहीं करते। इसके अलावा टॉन्सिलेक्टमी इज अवॉइडेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मेंसेस, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी नहीं किया जाता ये ऑपरेशन। तो कौन कौन से इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है? हीमोग्लोबिन लेवल लो होना, प्रेजेंस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन होना, चिल्ड्रन लेस देन 3 years ऑफ एज, ओवर्ट और सब म्यूकस क्लेफ्ट पैलेट, वॉल विद ब्रांड डिजीज, एनी अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक ऑफ पोलियो, अनकंट्रोल्ड सिस्टमिक डिजीज या टॉन्सिलेक्टमी ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेंसेस, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रोज पोजीशन हम इसमें पेशेंट की रखते हैं वाइल परफॉर्मिंग द प्रोसीजर ऑफ टॉन्सिलेक्टमी। रोज पोजीशन ये होती है that the patient is made to lie supine with head extended by placing a pillow under the shoulders, मतलब उसको थोड़े से एक्सटेंडेड से पोजीशन में रखते हैं लेकिन हमने उसको हाइपर एक्सटेंशन से अवॉइड करवाना है और एक रबर रिंग प्लेस करते हैं अंदर द हेड टू स्टेबलाइज दिस, तो यू कैन से लाइक दिस, उसको सुपीन पोजीशन में रखते हैं विद द हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड, लेकिन उसको हाइपर एक्सटेंशन नहीं करवानी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज रोज पोजीशन। तो रोज पोजीशन हम टॉन्सिलेक्टमी के लिए करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशन में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना इसकी टाइप्स ऑफ हेमरेज हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर ऑफ टॉन्सिलेक्टमी किस किन टाइप के हेमरेज हो सकते हैं, उसको हम कैसे कैसे मैनेज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इसकी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ इसकी डिलेड कॉम्प्लिकेशन होती है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हेमरेज इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज होता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ही पेशेंट को ब्लीड शुरू हो जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हेमरेज। अगर एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रेशर, लाइगेशन और इलेक्ट्रोकोगुलेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं ब्लीडिंग वेसल्स पे, हम लाइगेशन कर सकते हैं ब्लीडिंग वेसल्स की, या इलेक्ट्रोकोगुलेशन कर सकते हैं ब्लीडिंग वेसल्स की। तीन इंपॉर्टेंट मेजर्स हम ले सकते हैं फॉर प्राइमरी हेमरेज एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। सेकंड टाइप जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन दैट इज रिएक्शनरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज हम तब कहते हैं जब ब्लीडिंग हो विदिन 24 hours आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय सिंपल मेजर्स, लाइक उसमें क्या करते हैं, अगर तो क्लॉट पड़ा हुआ है ना टॉन्सिल्स, जहाँ से रिमूव किया टॉन्सिल के बेड में या उस वेसल्स में क्लॉट पे, तो हम उस क्लॉट को रिमूव करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, अगेन वेसोकंस्ट्रिक्टर देंगे पेशेंट को, और द प्रेजेंस ऑफ क्लॉट प्रिवेंट्स द क्लिपिंग एक्शन ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ऑन द वेसल्स व्हिच पास थ्रू इट, ठीक है। जो वेसल्स पास करें सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, अगर उन वेसल्स में क्लॉट पड़ा हुआ तो उसमें सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल उसके ऊपर क्लिपिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने क्लॉट को रिमूव करना जरूरी होता है। अच्छा, अगर अबव मेजर्स फेल देन वी डू द लाइगेशन और इलेक्ट्रोकोगुलेशन एंड दिस मस्ट बी डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो इंपॉर्टेंट जो उसका रिएक्शनरी हेमरेज के केस में उसका जो मोड ऑफ मैनेजमेंट है वो यही है कि रिमूवल ऑफ क्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। इसके अलावा हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्टर दे सकते हैं, अगर ये भी काम ना करें तो हमने लाइगेशन करनी है वेजल्स की और इलेक्ट्रोकोगुलेशन कर सकते हैं अंदर जनरल एनेस्थीसिया, तो ये उसकी मैनेजमेंट होगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? उसमें इंजरी हो सकती है टॉन्सिलर पिलर्स को, यूविला को, सॉफ्ट पैलेट को, और इसके अलावा इंजरी हो सकती है टीथ को, एस्पिरेशन हो सकती है ब्लड की, फेशियल एडीमा हो सकता है लाइक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आईलिड्स का एडीमा, सर्जिकल एम्फीसीमिया हो सकता है ड्यू टू इंजरी टू सुपीरियर कंस्ट्रक्टेड मसल। डिलेड कॉम्प्लिकेशन में हम ये देखते हैं कि आफ्टर बिटवीन 5th to 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हेमरेज, ठीक है। 5वें से 10वें दिन तक के दरमियान में अगर ब्लीडिंग हो तो वो सेकेंडरी हेमरेज होता है, और ये क्यों होता है? ड्यू टू सेप्सिस या प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्यू टू सेप्सिस एंड प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन ये होगा सेकेंडरी हेमरेज। और इसको भी मतलब फॉर दिस द पेशेंट हैज टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एंड अगर तो जस्ट एक क्लॉट ही प्रेजेंट है फोसा में और वो क्लॉट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, ठीक है, इसलिए उसको जस्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगर तो खुद या तो वो खुद ही डिस्टेबल हो जाएगा या फिर हम पेशेंट को ना डाइल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गागल्स कराते हैं, ठीक है, उससे वो फिर डिजॉल्व हो जाता है क्लॉट या रिमूव हो जाता है खुद ही। अगर फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहे तब हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करते हैं, हम फिर हीमोस्टेसिस करते हैं। और हम देखें हैं कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हमने लाइगेशन करनी है वेजल्स की, जिसमें हम एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी की भी समटाइम लाइगेशन करनी पड़ जाती है, और अगेन कंप्रेशन देनी है ब्लीडिंग वेजल्स को, इलेक्ट्रोकोगुलेशन कर सकते हैं, और साथ में वेसोकंस्ट्रिक्टर्स दे सकते हैं। लेकिन मतलब अगेन वी विल जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी क्लॉट, तो वो खुद भी डिसअपियर हो सकता है, ठीक है। सो इसके अलावा हम पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल को रिपीट कराएंगे, हेमाटोक्रिट को रिपीट कराएंगे, शायद उसको परफ्यूजन की ब्लड
परफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सके, मतलब ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सके, और अगर उसका वैसे कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हम उसको फिर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा डिलेड कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जो टॉन्सिलर फोसा की हो सकती है, लंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ ब्लड और म्यूकस, स्कारिंग हो सकती है सॉफ्ट पैलेट की, एपिलर्स की, टॉन्सिलर रेमनेंट्स ऐसे फिर उनकी भी इन्फेक्शन हो सकती है अगर सही से ऑपरेशन ना किया जाए। हाइपरट्रॉफी हो सकती है लिंगुअल टॉन्सिल्स एज अ मोड फॉर कंपनसेटिंग फॉर द लॉस ऑफ पैलेट एंड टॉन्सिल्स। तो यही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं टॉन्सिलेक्टमी के प्रोसीजर की। और प्राइमरी हेमरेज, सेकेंडरी हेमरेज और प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज, सेकेंडरी हेमरेज, उनकी कॉम्प्लिकेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी बस पोजीशन पता होना चाहिए, इसकी इंडिकेशन पता होना चाहिए, इसकी काउंटर इंडिकेशन पता होना चाहिए। तो दैट इज ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू टॉन्सिलेक्टमी।